हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस दौर में सबसे बड़े डर में से एक है हमारे स्मार्टफोन का खो जाना। इसके बाद सोशल मीडिया हैकिंग। पूरी दुनिया को एक छोटे से डिवाइस में फिट करना बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। हालांकि बहुत से लोग आज भी पुराने और सिंपल कीपैड फोन्स प्रेफर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन चूज करके रिस्क लेना पसंद करते हैं। ये कोरियाई मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म अनलॉक उन सभी चीज़ों पर एक नज़र है जो आपके स्मार्टफोन खो जाने पर गलत हो सकती हैं। फिल्म बहुत थ्रिलिंग और दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म की स्टोरी। ली नामी ज़्यादातर अपने फ़ोन से चिपकी रहती है, चाहे सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ को अपडेट करना हो, गेम खेलना हो या बिजनेस पर्पज से कोई ऑल्टरनेट अकाउंट यूज़ करना हो। नामी की लाइफ तब तक नॉर्मल थी जब तक कि रात भर शराब पीने के बाद गलती से उसका फोन बस पे नहीं छूट गया। अगली सुबह नामी की सहेली योनजू ने पाया कि वो बराबर वाली छत पर बेहोश पड़ी है। योनजू ने सुबह नामी को फोन किया था और कॉल एक अजनबी औरत ने उठाई थी जो फोन के मालिक से कांटेक्ट करना चाहती थी ताकि वो उन्हें फोन वापस कर सके। जब नामी नींद से जागी तो उसे फील हुआ कि उसका फोन गायब है। वो उस अजनबी की शुक्रगुजार थी जिसने उसका फोन उठाया था, और वो काफी काइंड साउंड कर रही थी जो उसे फोन वापस करना चाहती थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि असल में नामी का फोन किसी लेडी ने नहीं बल्कि किसी लड़के ने उठाया था, और वो पहले से रिकॉर्ड की गई फीमेल आवाज का यूज नामी और योनजू से बात करने के लिए कर रहा था। और इस बात से अनजान नामी उस पर भरोसा करके उसके जाल में फंस चुकी थी। जिस शख्स ने नामी के फोन को लिया था उसने नामी के फोन पर आ रहे नोटिफिकेशंस के जरिए उसके सोशल मीडिया से सुराग इस्तेमाल करके उसे अनलॉक करने की कोशिश की। जब इससे भी बात नहीं बनी तो उसने फोन स्क्रीन ही तोड़ दी और नामी से एक रिपेयर शॉप से अपना फोन रिसीव करने के लिए कहा। रिपेयर शॉप एक मार्केट की बजाय सुनसान बिल्डिंग में थी, और इसलिए ये बात नामी को बहुत अजीब लग रही थी कि उसने एक अजनबी पर भरोसा किया। वो बिल्डिंग सच में बहुत सुनसान और डरावनी थी, और इससे भी डरावना ये कि रिपेयर शॉप पर डेस्क के पीछे सिर्फ एक मास्क पहना लड़का ही था, ना वहाँ कोई कस्टमर और ना ही कोई और वर्कर। लेकिन नामी ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और डेस्क पर अपना फोन देखते ही नामी इतना खुश हो गई कि स्क्रीन को बदलने के लिए अपना पासवर्ड शेयर करने में भी उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। नामी की इस एक बेवकूफी ने उस अजनबी के लिए नामी के फोन को पूरी तरह एक्सेस करने का रास्ता खोल दिया। स्पाईवेयर का यूज करके उसने नामी के फोन का क्लोन बनाया, जिससे वो आसानी से नामी की हर एक एक्टिविटी की निगरानी कर सकता था। उसने नामी के कैमरा को भी हैक किया था, जिसका यूज वो लगातार नामी और उसके आसपास की एक्टिविटी को देखने के लिए कर सकता था। नामी की जिंदगी उसके लिए खुली किताब थी, तो उसने नामी की हर एक डिटेल जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, एम्बिशंस, बिजनेस, जॉब लाइफ, पसंद नापसंद, उसका डेली रूटीन, हर एक बात जो सोशल मीडिया या लास्ट लोकेशन से जानी जा सकती थी, उसे बारीकी से नोट किया, जिससे वो अपना मकसद पूरा करने के लिए यूज कर सके। दूसरी तरफ पुलिस ने पहाड़ों के गहरे जंगल में एक महिला की सड़ी हुई लाश की खोज की थी, जिसकी उंगलियां कटी हुई थी और हत्यारे द्वारा कोई सबूत नहीं छोड़ा गया था। क्राइम सीन पर उन्हें मिली तो सिर्फ पौधों के न्यूट्रिएंट्स की बोतल, जिसे पेड़ों की जड़ों में लगाया जाता है। जब ऑफिसर जी मैन ने बोतल को देखा तो वो परेशान हो गए और शक को पुख्ता करने के लिए उन्होंने आसपास की और जांच की। उसी पल उन्हें बेर का पेड़ नजर आया, जहां और भी ऐसी बॉटल्स उसकी जड़ों में लगी हुई थी। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि हत्यारा उन्हीं के घर में से है। जब उनका बेटा 10 साल का था तो उसने उसी सेम जगह पर एक बेर का पेड़ लगाया था, और अभी उसके बेटे का नाम ओ जूनयोंग पेड़ से जुड़ा हुआ था। जी मैन अपने बेटे जूनयोंग के संपर्क में पिछले 7 साल से नहीं थे। जी मैन के हिसाब से उनका बेटा इतना चालाक नहीं था कि वो किसी हत्यारे में बदल जाए। इसलिए जी मैन को शक हुआ कि शायद जूनयोंग ने अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में ऐसा किया हो, या फिर उसके दोस्तों में से किसी ने उस पेड़ के बारे में पता करके जूनयोंग को फ्रेम किया हो। अब मामला जो कुछ भी हो, कातिल का पता लगाने के लिए सबसे पहले जी मैन को अपने बेटे को ढूंढना होगा। जी मैन ने तुरंत जाकर अपनी पत्नी के फोन को चेक किया और महसूस किया कि जूनयोंग ने पिछले कुछ महीनों में कई लोगों के फोन से अपनी माँ से कांटेक्ट किया था। जी मैन के सहयोगी किम जियोंग ओ ने उस फोन नंबर का पता लगाया, जिसका इस्तेमाल जूनयोंग अपनी माँ से कांटेक्ट करने के लिए करता था। आखिरी नंबर से मिली डिटेल्स के जरिए जी मैन का साथी जूनयोंग को ट्रैक कर लेता है और जी मैन उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है। अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद जी मैन को कई मोबाइल फोन मिलते हैं,
जिसका मतलब और भी विक्टिम हो सकते थे। वहाँ उन्हें उसी विक्टिम की नेल पॉलिश और फोटो मिलती है जिसकी लाश उन्हें जंगल में मिली थी। इसके अलावा ओ जून योंग के बहुत सारे टाइप्स के बिजनेस कार्ड और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वहाँ मिले नोट्स जिसमें उसने अपने हर एक शिकार के बारे में बहुत डिटेल्स के साथ लिखा हुआ था। वो सबूत के हर हिस्से को रिकॉर्ड करते हैं कि तभी उन्हें अपने बेटे से एक मैसेज मिलता है जिसमें उसी अपार्टमेंट की खिड़की से ली गई जी मैन की ही एक फोटो होती है। वो समझ जाते हैं कि उनका बेटा वहाँ आ चुका है। वो अपने बेटे को खोजने के लिए बाहर की तरफ दौड़ते हैं और उन्हें मिल रहे हर एक मैसेज के साथ और भी ज्यादा बेसब्र होते जाते हैं। इतने देर उस एरिया को ढूंढने पर आखिरकार उन्हें एहसास होता है कि उनके बेटे ने उन्हें अपार्टमेंट से बाहर निकालने के लिए उनका बेवकूफ बनाया है। जी मैन अपार्टमेंट में लौटकर देखते हैं कि जून योंग ने सारे सबूत खत्म कर दिए थे। उन्होंने जंगल में मिली लड़की की माँ से कांटेक्ट किया, जिन्हें अभी भी लगता था कि उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई है। उन्होंने जी मैन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने पाया कि जंगल वाली विक्टिम की पहली मुलाकात जून योंग से तब हुई थी जब उसने अपना फोन खोया था, और तभी फोन उठाने वाली लड़की ने स्क्रीन रिपेयर कराने के लिए फोन को एक रिपेयर शॉप पर छोड़ दिया था। जी मैन जानता था कि जून योंग की एक मोबाइल रिपेयर शॉप है और अब पूरी कहानी साफ हो गई थी। नामी को स्टॉक करने वाला और कोई नहीं बल्कि जी मैन का बेटा जून योंग ही था, जो इसी तरह अपना फोन खो देने वाले लोगों को अपना शिकार बनाता था। वहीं दूसरी तरफ वो साइको जून योंग नामी पर पैनी नजर रखे हुआ था। वो नामी की जिंदगी की हर छोटी से छोटी बात जानता था, उसके लॉक कोड से लेकर उसके घर की सटीक लोकेशन और उसके करीबी लोगों तक। अब वो नामी के सबसे गहरे राज जान गया था। एग्जाम्पल के लिए उसने नामी और उसके बॉस के बीच की पूरी बातचीत सुनी, जहां उसके बॉस ने उसे अपने कलीग से अपनी सैलरी बढ़ाने की बात सीक्रेट रखने के लिए कही थी और आगे आने वाले बड़े प्रोजेक्ट में भी लीड करने के लिए कहा था। जून योंग चाहता था कि नामी अपनी लाइफ के 3 सबसे इम्पोर्टेंट लोग, अपने पिता, अपनी बेस्ट फ्रेंड योंजू और बॉस के साथ अपना रिश्ता तोड़ दे। नामी अक्सर फ्री होने पर अपने पिता की उनके कैफे में हेल्प किया करती थी। उस दिन नामी अपने पिता द्वारा खास उसी के लिए बनाए गए प्लमेट को एंजॉय कर रही थी और जून योंग, जो ये सब कुछ देख रहा था, उसी कैफे में पहुंच जाता है और अपने लिए भी एक ग्लास प्लमेट ऑर्डर करता है। नामी थोड़ा हैरान होती है क्योंकि ये आइटम उनके मेन्यू में नहीं थी। ये तो सिर्फ नामी के पिता स्पेशली नामी के लिए बनाते थे। इस पर जून योंग ने कैफे में एक पुराना कस्टमर होने का दावा किया और बताया कि वो खास प्लमेट के लिए वापस आया है। नामी ने उसका दिल ना तोड़ने का फैसला किया और अपने पिता की इजाजत के बिना उसे वो ड्रिंक सर्व कर दी। जून योंग के लिए ड्रिंक्स लाते समय नामी ने देखा कि वो वही वीडियो गेम खेल रहा था जिसकी लत नामी को थी। जून योंग से मिलने के कुछ ही मिनटों में उसे महसूस हुआ कि उनकी पसंद बहुत ज्यादा सिमिलर थी। नामी के पिता जून योंग की अचानक हुई दिलचस्पी से खुश नहीं थे क्योंकि वो लगातार 2 बार कैफे आ चुका था और नामी के पिता ये भी जानते थे कि वो लड़का पहले कभी कैफे में नहीं आया था। फिर भी उसने इसके बारे में झूठ बोलकर खुद को रेगुलर कस्टमर बताया। ये बात उन्हें काफी अजीब लगी। ये जानकर कि नामी के पिता को जून योंग पर शक हो गया है, जून योंग अब नामी के पिता से निपटने के लिए बेताब था। अब उसने अपने जाने के बाद नामी और उसके पिता के बीच हुई बातचीत सुनी। तब उसने नामी के पिता को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। वहीं नामी के पिता ये मान चुके थे कि वो आदमी शायद एक स्टॉकर था और उन्होंने नामी को उस पर भरोसा ना करने की सलाह दी। मगर नामी अपने पिता से सलाह लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, खासकर कैफे में आए एक हैंडसम लड़के से हुई नॉर्मल बातचीत के लिए। उस रात जब उसके पिता घर लौटते हैं तो उन्हें नामी का एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है जिसमें उन्हें एक लिंक खोलने के लिए कहा गया था। हालांकि पिता हिचकिचा रहे थे, लेकिन नामी ने उन्हें तसल्ली दी कि इससे उन्हें नामी पर नजर रखने में मदद मिलेगी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मैसेज नामी नहीं बल्कि जून योंग द्वारा भेजे जा रहे थे। उन्होंने लिंक खोला और उन्हें अपने दरवाजे पर रखे एक पार्सल की तस्वीर मिली। जब वो इसे लेने गए तो जून योंग ने उन पर पीछे से हमला कर दिया और उन्हें बांधकर उनके ही घर में बंदी बना लिया। अब वो बेसहारा होकर अपनी बेटी को जून योंग के जाल में गिरते देखने के लिए मजबूर थे। वहीं दूसरी तरफ नामी के घर उसकी वो फ्रेंड भी वापस आ जाती है। वापस आने का कारण पूछने पर योंजू उसे बताती है कि अपनी मॉम से हुए झगड़े के बारे में बताने पर नामी ने ही उसे चैट करके वापस बुलाया था।
हालांकि नामी ने उससे ऐसी कोई भी बात नहीं की थी, मगर नामी इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं देती। अब नामी की प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह से तब बर्बाद हो जाती है जब जून योंग ने नामी और उसकी ऑफिस टीम की एक ग्रुप फोटो पोस्ट की और कैप्शन में उसने नामी की तरफ से ऐसा जाहिर करते हुए लिखा कि वो वहाँ काम करने से नफरत करती थी और अपनी नौकरी छोड़ना चाहती थी, और साथ ही उसके साथी बेवकूफ़ हैं क्योंकि बॉस ने सैलरी सिर्फ उसकी डबल की थी। और उस पोस्ट में ऐसी ही बातें बॉस के बारे में भी लिखी हुई थी। और इतना ही नहीं, उसने प्रोडक्ट्स को भी बहुत ज़्यादा बुरा कहा था, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स की सेल में बहुत कमी आ गई थी। फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस सुन नामी की नींद खुल जाती है। वो नोटिस करती है कि उसका 7 बजे वाला अलार्म किसी ने ऑफ कर दिया था। पोस्ट का पता चलते ही वो अपने ऑफिस में ये बताने दौड़ती है कि उसके फ़ोन को हैक किया गया है, लेकिन कोई भी इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। पोस्ट में उसके बॉस की भारी इंसल्ट की गई थी और प्रोडक्ट्स को भी वाहियात कहा गया था। लोग अब उनके प्रोडक्ट्स को वापस करना चाहते थे और उनके हालिया प्रोजेक्ट्स भी कैंसिल कर दिए गए थे। जून योंग की इस एक पोस्ट ने ना सिर्फ नामी की जिंदगी बल्कि कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। गुस्से में बॉस नामी को ऑफिस से धक्के मार कर निकाल देती है, जिसका मजा जून योंग नामी के पिता के सामने बैठकर ले रहा था। जून योंग पहले नामी के पिता और अब उसके बॉस के साथ भी नामी के रिश्ते को तोड़ चुका था। अब जून योंग को उम्मीद थी कि नामी इस पोस्ट के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड योंजू को दोषी ठहराएगी, लेकिन इसके बजाय वो अपनी तसल्ली और सुकून के लिए योंजू के पास पहुंचती है। फिर वो दोनों साइबर सुरक्षा सेल में घटना की रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। पुलिस भी उसके फोन हैक होने की बात को नहीं मानती, क्योंकि पोस्ट ही एक लौता सबूत था जो हैकिंग की तरफ इशारा करता था और उसे भी डिलीट किया जा चुका था। और दूसरी बात ये कि पोस्ट में लिखी बातें सिर्फ नामी और उसके बॉस ही जानते थे, तो पुलिस को लगता है कि नशे में नामी ने खुद ही ये पोस्ट कर दी होगी और इसीलिए वो दोनों रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाती। अब नामी को याद आता है कि जून योंग एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है, जैसा कि उसके बिजनेस कार्ड में लिखा था। हालांकि उसी कंपनी में नामी की बचपन की दोस्त भी काम करती थी, मगर नामी उससे कांटेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि वो छुट्टी पर थी। इसलिए वो दोनों सच्चाई का पता लगाने जून योंग से कांटेक्ट करके उसे अपने डैड के कैफे में बुलाते हैं। अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि नामी के पिता का कैफे उस दिन बंद था, क्योंकि जून योंग ने उनके पिता के फ़ोन से मैसेज करके कैफे बंद करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी थी। अब कैफे में जून योंग ने नामी को बताया कि किसी ने उसके फ़ोन में स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया है, जिससे हैकर को पूरा एक्सेस मिल गया है। फ़ोन की बैटरी जल्दी डेड होना इस बात की कंफर्मेशन है। उसने ये भी कहा कि कोई भी फ़ोन में दूर से स्पाईवेयर नहीं डाल सकता, बल्कि अनलॉक्ड फ़ोन हैकर को कुछ देर के लिए मिलना बहुत ज़रूरी है। बाद में जून योंग जोर देकर ये भी कहता है कि योंजू इसके पीछे हो सकती है, क्योंकि जिस रात तस्वीरें पोस्ट की गई थी वही नामी के साथ रुकी थी। नामी ने बिना कुछ सोचे समझे जून योंग की बात मानकर योंजू से पोस्ट और हैकिंग के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। योंजू नामी की बातें सुनकर पूरी तरह टूट गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने किसी अनजान की बातों में आकर उस पर भरोसा नहीं किया, और उसी समय वो गुस्से में नामी को कैफे में अकेला छोड़कर चली गई। अब नामी की जिंदगी में उसकी परवाह करने वाला एक भी शख्स नहीं था, यानी अगर वो मर भी गई तो उसे शायद कोई नहीं ढूंढता। दूसरी तरफ पुलिस को पोचियन में एक पहाड़ पर 7 और लाशें मिली। जीमैन और उसके साथी जियोंग ओ ने वो रिपेयर शॉप खोजने और जून योंग को धर दबोचने का फैसला कर लिया था। रिपेयर शॉप पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पूरे स्टोर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था, मगर उन्हें वहां मोबाइल रिपेयर के 8 बिल पड़े हुए मिलते हैं। उन्हें जो 8 बिल मिले थे वो विक्टिम्स के ही थे, लेकिन जीमैन जानते थे कि 9वां बिल भी वहां जरूर मौजूद होगा, क्योंकि जब उन्होंने जून योंग के अपार्टमेंट की तलाशी ली थी तो उन्हें जून योंग की नोटबुक में 9वां नाम भी मिला था। जियोंग ओ का मानना था कि जून योंग को खोजने के लिए मीडिया को शामिल करना सबसे अच्छा रास्ता था, लेकिन जीमैन उसे सबसे पहले ही खोजना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खोने पर नामी अपना फोन दूर फेंकती है, जिससे स्क्रीन चटक जाती है। नामी को ध्यान आता है कि हो सकता है रिपेयर शॉप पर काम करने वाले उस लड़के ने उसके फोन को हैक कर लिया हो। ये सोचकर वो पुलिस के साथ उस रिपेयर शॉप पर जाती है, जहां उसकी मुलाकात ऑफिसर जीमैन और उनके पार्टनर जियोंग ओ से होती है। अब पुलिस नामी को जून योंग का लाइसेंस दिखाती है और नामी समझ जाती है कि जून योंग और कोई नहीं, वो अजनबी था जिससे वो कैफे में मिली थी और वही ये रिपेयर शॉप चला रहा था। कंफर्म करने के लिए नामी ने जून योंग के बताए ऑफिस में कांटेक्ट किया,
और वहां उसे पता चला कि उनके पास उस नाम का कोई एम्प्लॉय है ही नहीं। अब नामी सब कुछ समझ चुकी थी, वो उसे बर्बाद करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। इसलिए नामी जी मैन की सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानने की रिक्वेस्ट करती है। हालांकि जी मैन उसे मर्डर के बारे में कुछ नहीं बताता, इसलिए नामी खुद से मान लेती है कि स्टॉकर शायद हैक करने के लिए फोन से रिकॉर्डेड प्राइवेट वीडियोस इंटरनेट पर भेजता होगा। अब नामी जूनियोंग को अपने घर पर आने के लिए कहकर उसे पकड़वाने में जी मैन की मदद करने का ऑफर रखती है। और ये प्लान सुनकर जी मैन उससे मर्डर की सच्चाई छुपाने का ही फैसला करते हैं, ताकि नामी डर कर पीछे न हट जाए। जी मैन को नामी के प्लान पर पूरा यकीन था और अपने बेटे को पकड़ने का यही इकलौता रास्ता था। वो जूनियोंग की सच्चाई को बताकर नामी के कॉन्फिडेंस को खत्म नहीं करना चाहते थे। अब जूनियोंग नामी के प्लान से अनजान उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है और वही जी मैन और जियोंग ओ उसे पकड़ने के लिए नामी के घर के पास तैनात हो जाते हैं। अब जैसे ही जूनियोंग वहां पहुंचता है तो जी मैन और उसका साथी जूनियोंग पर बंदूक तान देता है, लेकिन जूनियोंग उनसे कहता है कि वो जूनियोंग है ही नहीं। जी मैन को भी उसका चेहरा देखकर एहसास होता है कि वो आदमी उसका बेटा नहीं था और उसने किसी अजनबी पर बंदूक तान दी थी। जूनियोंग भी एक नॉर्मल राहगीर की तरह बर्ताव करता है, इसलिए वो दोनों अनजाने में असली कातिल से ही माफी मांगकर उसे अलर्ट करके वहां से चले जाते हैं। भले ही वो जूनियोंग नहीं था, फिर भी उसके बारे में कुछ ऐसा था जो जियोंग ओ को अजीब लगा था। कातिल अब जानता था नामी ने पुलिस से कांटेक्ट करके उसे धोखा दिया था और इसलिए वो अब अपने पुराने शिकारों की तरह उसका खेल खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार था। आप सभी को बता दूं कि अभी तक जिस कातिल को हम जूनियोंग समझ रहे थे वो असल में जूनियोंग था ही नहीं और कातिल की असली पहचान अभी तक सामने नहीं आई थी, भले ही सबूत जूनियोंग की ओर इशारा कर रहे थे। रीमैन और जियोंग ओ ने नामी को उसकी सेफ्टी के लिए उसके पिता के घर पर छोड़ने का फैसला किया। मजे की बात यह थी कि कातिल तो खुद उसके पिता के घर में उन्हें बंदी बनाए हुए छुपा था। जब नामी ने घर में एंटर किया तो उसने अपने पिता को सोते समय डिस्टर्ब ना करने की सोची। वो सीधे अपने कमरे में गई और अपने पुराने फोन का इस्तेमाल करने लगी, जिससे उसने सोचा कि उस स्टॉकर की पहुंच उस फोन तक नहीं होगी। लेकिन जब स्टॉकर ने उसे मैसेज किया तो वो चौंक गई। वो नहीं जानती थी कि जब एक दिन वो घर पर नहीं थी तो स्टॉकर ने उसके घर पर एक एक चीज की तलाशी ली थी और उस दौरान उसने नामी का पुराना फोन भी हैक कर लिया था। खतरा भाप कर उसने तुरंत अपने पिता के कमरे में जाकर देखा तो वहां उसे एक और झटका लगा। बिस्तर पर उसके पिता की जगह तकिए रखे हुए थे। अब वो पूरे घर में उसकी और पिता की स्टॉकर को लेकर आखिरी बहस की रिकॉर्डिंग सुन सकती थी और उसे एहसास हो गया था कि न सिर्फ वो बल्कि उसके पिता भी खतरे में हैं। अब वो जैसे ही ऑफिसर जी मैन को कॉल करने लगती है वैसे ही स्टॉकर हर डिजिट को इरेज कर देता है। नामी अब पूरी तरह फंस चुकी थी। वो अब उस स्टॉकर का सामना करने की ठान चुकी थी। नामी जैसे ही स्टॉकर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है वैसे ही वो अपने फोन पर नामी को उसके बंधे हुए पिता को पानी में आधा डूबा हुआ दिखाता है। नामी ये देखकर पूरी तरह सहम जाती है। वो सबसे पहले स्टॉकर से अपने पिता से मिलने की मांग करती है। बाथरूम का बहाना करके स्टॉकर अंदर चला जाता है और अंदर झांकने पर नामी के होश उड़ जाते हैं। नामी के पिता को उसने बाथटब में कुछ इस तरह बांध रखा था। नामी रोते हुए उससे ये सब करने का कारण पूछती है, जिसके जवाब में वो कहता है कि कोई अपने फोन जैसे बेशकीमती चीज को कैसे खो सकता है। ये फोन अपने आप में ही पूरी दुनिया को समाये हुए है और कोई इसके साथ इतनी लापरवाही कैसे बरत सकता है। इतना छोटा सा कारण सुन नामी समझ चुकी थी ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक साइको है। अब स्टॉकर नामी के सामने एक शर्त रखता है कि वो उसे जाने देगा अगर 24 घंटों के अंदर अंदर उसे किसी ने मैसेज करके उसके हाल चाल के बारे में पूछा। उधर नामी अपने पिता की मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो स्टॉकर से अपने पिता को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, मगर स्टॉकर के हिसाब से नामी के पिता को 24 घंटे में एक भी मैसेज नहीं आया था, इसलिए उन्हें मरना होगा। स्टॉकर नामी को बांधकर उसी टब में डाल देता है, जिससे पानी का लेवल ऊपर आ जाने से उसके पिता डूबने लगते हैं। नामी पूरी तरह असहाय हो चुकी थी। बंधी होने की वजह से वो टब से बाहर नहीं निकल सकती थी। नामी को इतना बेचारा और असहाय देखकर स्टॉकर की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो तुरंत नामी की फोटो खींचकर अपनी वॉलपेपर पर सेट कर लेता है। जानकारी के लिए बता दूं कि नामी से पहले उसकी स्क्रीन पर नामी के पिता की डूबती हुई तस्वीर थी और उससे पहले उसके पुराने विक्टिम की। अब जिस वक्त नामी को छोड़ने वो दोनों ऑफिसर्स आए थे उस वक्त जानबूझकर नामी ने उनसे कहा था कि वो उन्हें मैसेज करके अपडेट करती रहेगी, जबकि असल में उसने उन्हें कार्ड पर लिखकर बताया था कि वो मैसेज नहीं सिर्फ कॉल करेगी।
बाथरूम से बाहर निकलकर स्टॉकर को वही कार्ड मिलता है जिस पर लिखा था नो मैसेजेस ओनली कॉल्स। लेकिन अनजाने में स्टॉकर ने उसे ये बताने के लिए ऑफिसर को टेक्स्ट करने के लिए कह दिया था कि वो ठीक है। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑफिसर जी मैन और उनका साथी दोनों ही घर में दाखिल हो चुके थे। इससे पहले किलर उन पर अटैक करता, जी मैन उसे पकड़कर पूरी तरह घायल कर देते हैं और हथकड़ी लगा देते हैं। अब यहाँ पहुंचने से पहले जी मैन के पास उनके ऑफिस से कॉल आई थी जिससे उन्हें पता चला कि 7 डेड बॉडीज में से एक डेड बॉडी उनके बेटे ओ जुनयोंग की आइडेंटिफाई की गई है। हालांकि वो इस बात पर यकीन नहीं करते कि उनका बेटा मर चुका है, इसलिए किलर के अपने बेटे जैसे एक्ट करने पर भी वो टस से मस नहीं होते और उसे बुरी तरह मारते हैं। जी मैन जानता था कि वो उसका बेटा नहीं था और उसका बेटा कहाँ है ये पूछने पर किलर बताता है कि जुनयोंग उसका पहला शिकार था और उसे मारने का पूरा मकसद सिर्फ उसकी पहचान चुराना और पुलिस को बेवकूफ बनाना था। इस पूरे समय में जी मैन का मानना था कि उसका बेटा अपराधी था, लेकिन हकीकत ये थी कि वो उसका पहला शिकार था। एक पिता के रूप में उन्हें शर्म आ रही थी कि वो अपने बच्चे की ही हिफाजत नहीं कर सके। किलर के बैग से उन्हें अपने बेटे का फोन भी मिल जाता है जिसमें उनके बेटे ओ जुनयोंग की डेड बॉडी की फोटो वॉलपेपर पर लगी हुई थी। ये देखकर वो पूरी तरह टूट जाते हैं। उधर जियोंग ओ नामी को बचाकर उसके पिता को सीपीआर दे रहे थे। अपने पिता में कोई हलचल ना देखकर गुस्से से भरी नामी अपनी सारी ताकत इकट्ठा करती है और खुद को चाकू से छुड़ाकर जियोंग ओ की बंदूक से किलर को पूरी बेरहमी से गोली मार देती है। वो एक और मिनट के लिए उस आदमी को नहीं देख सकती थी जिसने उसके पिता की जान ली थी। बंदूक की गोली के तुरंत बाद नामी अपने पिता को सांस लेते हुए सुन सकती थी और अपने पिता को वापस जिंदा देखकर खुशी के आंसू उसके गालों पर आ गए थे। लोगों के बेरहमी से जान लेने वाले उस कातिल को जरा सी भी शर्म नहीं आई और कोई खास कारण भी नहीं था कि उसने नामी की जिंदगी को बर्बाद करने का फैसला लिया था। उसने उसका फोन बस में देखा और अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसकी शर्त बस ये थी कि अगर आखिरी कुछ मिनटों में उसके शिकार से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश करता है तो वो उसे जाने देगा, क्योंकि किलर के किए तमाम हंगामे के बाद भी उस इंसान ने उसके शिकार को चुना। लेकिन अगर कोई कांटेक्ट नहीं करता तो किलर को लगता था कि उसे बेगुनाहों को मारने का अधिकार है। इसलिए कहते हैं हमारा ईगो किसी की भी जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। कभी कभी गलतफहमियां हमें अपनों से दूर कर देती हैं और कभी कभी दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि हमें उस करीबी से ही हाथ धोना पड़ जाता है और फिर जिंदगी भर का अफसोस रह जाता है कि काश हम उस वक्त उनसे मिल लिए होते, काश हमने झगड़ा खत्म कर दिया होता। इसलिए हमेशा अपने करीबियों की खैर खबर लेते रहिए और उनके लिए इस फोन को दूर रखकर थोड़ा वक्त निकाल लिया कीजिए। पता नहीं किसको कब आपकी जरूरत पड़ जाए। अनलॉक फिल्म के अंत में हम जान पाते हैं कि जी मैन ने किलर को गोली मारने का दोष अपने सिर ले लिया था। किलर बेहोश था लेकिन जिंदा था। उसकी पहचान राज ही रही क्योंकि उसके जन्म के बाद उसका कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया गया था, इसलिए पुलिस को उसके होश में आ जाने का इंतजार था। यहाँ फैक्ट ये है कि वो कातिल साउथ कोरिया में बिना किसी डॉक्यूमेंट के जिंदगी भर अनरजिस्टर्ड रहा। वो साउथ कोरिया में उन घोस्ट चिल्ड्रन में से था जिनके पैदा होने से अब तक की कोई भी जानकारी रिकॉर्ड्स में नहीं थी। इसलिए ये माना जा सकता था कि एक बच्चे के रूप में किलर की लाइफ बहुत मुश्किल रही होगी और उसने बाद में अपने फायदे के लिए अपनी आईडी की कमी का इस्तेमाल किया होगा। वहीं खबरों पर नजर रखने वाले लोगों ने नामी की लोकेशन का बारीकी से पता लगा लिया था। उन्होंने उनके कॉफी शॉप को भी ट्रैक कर लिया था और ग्रुप चैट में इसकी लोकेशन सबको अपडेट कर दी थी। हालांकि वो उसके सीक्रेट फैंस लग रहे थे, मगर वो उसकी इजाजत के बिना उसकी फोटोज ले रहे थे। ये एक और एग्जाम्पल है ऐसे लोगों का जो अक्सर इतने जुनूनी हो जाते हैं कि किसी की प्राइवेसी में दखल देकर फैंडम और स्टॉकिंग के बीच की लकीर को ही धुंधला कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।